पाटोदी की इस सत्ता संकल्प यात्रा की विशाल जनसभा के अंदर उपस्थित भोपालगढ़ के विधायक पुखराज जी गर्ग साहब, मेड़ता की विधायक इंदिरा बावरी जी, आपके लोकप्रिय आरएलपी के नेता उमेदाराम जी, यहां के लोकप्रिय नेता हाजी मूसे खान जी, सरपंच साहब जय सिंह जी, हमारे मुस्लिम समाज के बड़े नेता आरएलपी के रऊफ मेयर साहब, सम्मानित मंच, उपस्थित मौजूद बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मेरे छोटे भाइयों, बाड़मेर की धरा पे आपने हमेशा मुझे नई ऊर्जा दी और बाड़मेर बायतू की ऊर्जा का ही परिणाम है कि 2003 से 2023 कब आ गया इस बात का पता ही नहीं चला। लेकिन पाटोदी जहां आज मैं खड़ा हूं, जिस तरह पाटोदी में मुस्लिम समाज राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को समर्थन दे रहा है, उसे देख के ऐसा लग रहा है कि बायतू की सीट राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के खाते के अंदर आ रही है। ये संदेश आज पूरे राजस्थान के अंदर आपने दिया। मैं मुस्लिम समाज को आश्वस्त करना चाहता हूं कि जाट समाज, मुस्लिम समाज, मेघवाल समाज, हमारे भाटी साहब बैठे सर्व समाज, इन्होंने मिलकर राजस्थान के अंदर राज किया। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने जब पहली बार बरकतुल्ला जी को मुख्यमंत्री बनाया तो हाजी साहब आप उस बात को याद रखना कि हमारे जाट समाज के नेताओं ने बरकतुल्ला साहब का नाम दिया था, उनके अंदर झगड़ा हो गया था, उन्होंने कहा हमें नहीं बनना। इस बात पे सहमति बनी कि बरकतुल्ला जी को बना दो, हम सब सहमत है, क्योंकि जाट तो आपस में लड़ते रहते हैं, आप जानते हो इस बात, आपस में लड़ते रहते हैं, किसी भी सहमति बन जाती है। पहला मुख्यमंत्री आपका बना, बहुत बड़ा सहयोग हम लोगों का था। देश के अंदर जहां भी मोर्चे बने, जहां भी क्षेत्रीय पार्टियां बनी, नई सरकारें बनी, मुसलमानों के बिना, शेड्यूल कास्ट और मेघ वालों के बिना कोई क्षेत्रीय पार्टी नहीं बनी। उत्तर प्रदेश के अंदर अगर बहन मायावती वहां की मुख्यमंत्री रही तो वहां के मुस्लिम समाज के लोगों का अथाह समर्थन उनको मिला था। मुलायम सिंह यादव मुसलमान और मेघवालों को साथ लेके क्षेत्रीय पार्टी बना के लगातार मुख्यमंत्री रहे। हरियाणा की बहनें आई हुई है, हरियाणा में भी क्षेत्रीय पार्टियां सत्ता के अंदर आई, मुसलमानों का बड़ा सहयोग रहा। राजस्थान के अंदर कोई क्षेत्रीय पार्टी बनी नहीं, अगर खाता खोला तो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी बना के आपके भाई ने आपको झंडा भी दिया और डंडा भी दिया। झंडा, ये आरएलपी का झंडा आप दिखा दो, मोदी की सरकार भी डर जाएगी और गहलोत की सरकार भी झंडे से डरती है। राजस्थान के अंदर जिस तरह ट्रेन के आगे लाल कपड़ा दिखा दो, ट्रेन रुक जाती, लाल झंडी दिखाते। कोई भी तकलीफ के अंदर हो और पता लग जाएगा आरएलपी के झंडे वाले का घर है, मजा ले, उसके सामने को राजस्थान के अंदर देख ले। थोड़ी बहुत तकलीफ आपके अंदर पड़ी होगी, मुझे पता है। जिस बायतू के अंदर मैं खड़ा हूं, बायतू की राजनीति किस तरह चली, बायतू की प्रधान का मामला हाजी साहब ने बताया था। प्रधान कई बार विरोधी भी बन जाते हैं, लेकिन अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से सरकार का दुरुपयोग करके किसी महिला प्रधान को हटाना मेरी नजरों में अनुचित है
मैं उसको उचित नहीं मानता। ये हर जगह होता है कि प्रधान विरोधी पार्टियों का बन जाते। आपके बाइतु के विधायक के साल भर पहले मैं बड़े बड़े भाषण सुनता था। वो कहता था कि मैं राजस्थान के अंदर कांग्रेस सरकार की पुनरावृत्ति कर दूंगा, मैं कांग्रेस की सरकार बना दूंगा। लेकिन मुझे पिछले 1-1.5 महीने से पता लगा, और मैंने कहा भाई तू के एमएलए साहब की तबीयत ठीक है कि नहीं है, दिख ही नहीं रहे, कहां पे हैं? तो लोगों ने कहा साहब आपको पता नहीं? मैंने कहा नहीं, दिल्ली जयपुर में या राजस्थान में कहीं भी नहीं घूम रहे। कहां चले गए? साइड में हो जाना, बैठ जाओ। तो पता लगा कि वो तो बाजू के अंदर गांव गांव गली गली और ढाणी ढाणी घूम रहे। और चाहे काम दिल्ली का हो, राजस्थान का, हर उस काम का उद्घाटन कर रहे हैं। चाहे वो 15 साल पहले हुआ था, उसका भी उद्घाटन एक साथ ही कर रहे हैं। ये कितनी विडंबना है। बात कर रहे थे हनुमान बेनीवाल को हरा देंगे। अरे हनुमान बेनीवाल को कहां से हरा दोगे? तो भाई तुम्हें उड़ के बैठ गए तुम लोग। मैं तो पूरे राजस्थान के अंदर घूम रहा हूं, तो मैं तो अभी यही तय नहीं है कि मैं खुद चुनाव कहां से लड़ रहा हूं। मैं इस राजस्थान को बचाने के लिए, राजस्थान के किसान और जवान को बचाने के लिए सत्ता संकल्प व्यवस्था परिवर्तन, क्योंकि व्यवस्था परिवर्तन अगर करनी है तो हमें सत्ता का संकल्प लेना होगा। और सत्ता का संकल्प लेके हम चलेंगे, और सत्ता में जब हमारी धमाकेदार एंट्री होगी तभी राजस्थान की व्यवस्था बदल सकती है। और राजस्थान की व्यवस्था बदलने के लिए मेरे पास जो सबसे बड़ी ताकत है, वो ताकत राजस्थान के किसान के बेटों की ताकत है, राजस्थान के दलितों की ताकत है, राजस्थान के मुसलमानों की ताकत है, राजस्थान के सर्व समाज की ताकत है। भाइयों, पिछले दिनों आपने अखबार के अंदर पढ़ा होगा, 80 से 85 लाख नया मतदाता इस बार राजस्थान के अंदर वोट करेगा। 80 से 85 लाख जो नया मतदाता वोट करेगा, वो ऐसी पार्टी को वोट करेगा जो राजस्थान को भयमुक्त, भ्रष्टाचार मुक्त राजस्थान बना सके। राजस्थान के अंदर किसी अबला नारी की चीख पुकार सुनने को नहीं मिले। राजस्थान में कोई नौजवान बेरोजगार से तंग आके आत्महत्या नहीं करे। कर्जे के बोझ के तरह किसी किसान को आत्महत्या नहीं करनी पड़े। राजस्थान के अंदर हमारी बहन बेटियां रात को 12 बजे भी निकले सड़क पे, मजा ले, कोई सामने देख ले। सशक्त लोकायुक्त हो, न बजरी माफिया का खौफ हो, न भू माफिया का खौफ हो, न शराब माफिया हो, न पर्यटन माफिया। ऐसा राजस्थान चाहते हैं। रिफाइनरी से लेके भिवाड़ी तक जितने भी कारखाने हैं, जितनी भी कंपनियां हैं, जितनी भी फैक्ट्रियां हैं, चाहे वो सरकार की हैं, प्राइवेट है, 80% स्थानीय लोगों को रोजगार मिले। बेरोजगारी की समस्या का बड़ा समाधान अगर चाहते हैं तो 80% रोजगार इनको मिलना चाहिए। ये कानून कौन बनाएगा? ये कानून राजस्थान की विधानसभा बनाएगी, देश की लोकसभा बनाएगी। लेकिन जो कानून लोकसभा को बनाने चाहिए वो कानून लोकसभा नहीं बना रही है। अभी मोदी ने अचानक पार्लियामेंट बुलाई, अगस्त के अंदर लोकसभा थी, हम भागे भागे गए, बोले बहुत कुछ नया होने वाला है। पूरे नेताओं को चिंता थी, पता नहीं मोदी क्या कर दे, कोई भरोसा नहीं मोदी का। कभी 2000 का नोट बंद करता है, कभी चालू करता है, कभी नोटबंदी लाता है, कभी दूसरी बात। हमें तो डर लगता है कि कहीं मोदी ये नहीं कर दे कि जो सोना है वो लोहा माना जाएगा और लोहा है वो सोना माना जाएगा। तो क्या करते उसका कुछ पता थोड़ी है। तो लोग डरे भागे कि मोदी जी चुनाव एक साथ करा रहे हैं, वो बिल ला रहे, ये बिल ला रहे, और लाए क्या? कोई बिल नहीं आया। महिला आरक्षण का बिल आया और उसमें भी राइडर लगाया कि 2026 तक जो हमारी डिलिमिटेशन है वो फ्रीज है, वो 26 के अंदर डिलिमिटेशन होगा, हमारी जनगणना होगी और उसके बाद महिला आरक्षण लागू होगा। बाद में कब होगा?
26 के बाद पता नहीं कौन रहेगा पता है किस बात का? 26 जिस तरह 100 गहलोत के बोर्ड देखता हूं आजकल, मिशन 30 कहां से आ जाएगा? 23 में तो 67 की पड़ी है, 23 में तो वेंटिलेटर पे हो गहलोत जी। सरकार 2-3 बार गिरते गिरते बची थी, तो कह रहा मैं 30 का विजन है मेरा। अपने आप ऐसे मैं कह दूं मेरा विजन इतने साल बाद का, पता है क्या कब होगा? कोरोना जैसी कोई लहर आ जाए, उसके अंदर कौन चला जाए और कौन रहेगा, इस बात की गारंटी नहीं है। भाइयों, आपने कोरोना का वो समय भी देखा होगा जब 50 लाख लोगों को जान देनी पड़ी। दूसरी जब लहर थी उस समय ऑक्सीजन के अभाव के अंदर, वेंटिलेटर के अभाव के अंदर, रेमडेसिविर आईसीयू के अभाव के अंदर बहुत से नौजवानों ने दम तोड़ दिया था। उस समय लोग एक ही बात लेके आते थे, एमपी साहब हमारे बच्चे को एडमिट करा दो, ऑक्सीजन का सिलेंडर दिला दो। ये स्थितियां अगर भयावह स्थितियां हिंदुस्तान ने देखी, वो किसका कौन था उसका लिए जिम्मेदार? वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिम्मेदार थे। भाइयों, जब देश के अंदर तीनों कृषि बिल आए, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश और दिल्ली का किसान उन बिलों के विरोध में खड़ा था, आंदोलित था, लेकिन राजस्थान के अंदर तीनों कृषि बिलों को लेके कोई विरोध नहीं था। हरियाणा, पंजाब, यूपी के किसान नेताओं ने बात करी, हनुमान जी आप किसान के बेटे हो, अगर आप मोदी का साथ छोड़ दो, एनडीए को छोड़ दो, तो नई ऊर्जा इस किसान आंदोलन को मिल सकती है, घमंडी प्रधानमंत्री का घमंड उतर सकता है। मैंने एक मिनट नहीं सोचा, मैंने कहा कि मेरे त्याग और बलिदान से अगर देश में किसान कौम की जय जयकार होती है तो मैं 100 बार ये त्याग और समर्पण करने को तैयार हूं। मैंने NH 8 को जाम किया और मोदी की परोसी हुई थाली छोड़ के 70 दिन सड़क पे अगर देश का कोई सांसद बैठा, वो नागौर का सांसद था जिसने परोसी हुई थाली को ठोकर मार के किसानों का साथ दिया। जब अग्निपथ आया, अग्निपथ सेना को ठेके पे दे दिया। आप माइक को साइड में खड़े हो जाओ ना, तो आवाज आएगी कहां से? जब सेना को ठेके पे दे दिया, तब देश का कोई सांसद नहीं बोला। तख्तियां लेके कांग्रेस वाले बोले कि हम विरोध करेंगे। मैंने कहा ठीक है, हम अपन सब अग्निपथ का विरोध करेंगे। सुबह जब लोकसभा चली तो मेरे हाथ में तख्ती थी कि अग्निपथ वापस लो, और कांग्रेस वालों के हाथ में तख्ती थी कि सोनिया, राहुल, प्रियंका को परेशान मत करो, इनके खिलाफ जांच मत करो। वो अपनी तख्ती लेके घूम रहे थे और मैं तुम्हारी अग्निपथ की तख्ती लेके, तो लोग अग्नि अकेले पड़ गए, आप तो अकेले कोई है ही नहीं दूसरा, तो मजाक उड़ाएंगे बीजेपी के लोग। लेकिन मैंने जिद्दी हूं, जिद नहीं छोड़ी, लगातार विरोध किया। ऑल पार्टी मीटिंग में, पार्लियामेंट के अंदर और जोधपुर में 2 लाख जवानों की रैली करके ये मैसेज दिया, प्रधानमंत्री जी हम दिल्ली आ रहे हैं, हम वही किसान हैं जिन्होंने आपको बड़ी सादत के बाद भी झुकाया था। उस समय किसानों का नेतृत्व पंजाब के किसानों ने किया, लेकिन अग्निपथ के किसानों का नेतृत्व इस राजस्थान का जवान करेगा और नागौर का सांसद इस देश के जवानों को न्याय दिलाएगा। परिणाम ये हुआ कि पहले अग्निवीर 25% लेने की बात थी कि 100 जाएंगे, 75 वापिस आएंगे, और हमारे संघर्ष के बाद ये तय हुआ कि 50% अग्निवीर एडजस्ट होंगे और 50% वापिस आएंगे। मैं विश्वास दिलाता हूं कि थोड़ी हिम्मत रखो, एक बार दिल्ली कूच का कार्यक्रम कर लेंगे। मोदी सरकार कितनी डरपोक है, मैं इनके साथ रहा हुआ हूं। ये सड़क पे लंबे टाइम तक जवानों से नहीं लड़ सकते, ये थकाने का काम करते हैं और हम इनको थकाने का काम करते हैं। हमने इनको इनकी ताकत देखी है। भाइयों, हिम्मत रखोगे तो अग्निपथ भी वापिस होगा और एक बार पूर्व की भांति सेना भर्तियां देश के अंदर होगी। देश में किस तरह बेरोजगारी, बेकारी और बढ़ती महंगाई है, कहां विपक्ष से बताओ मुझे? कहीं विरोध हो रहा है सड़कों पे? राजस्थान में आप देखिए, हर पेपर लीक हो रहा है, कहां बीजेपी बोल रही बताओ? एक दिन बयान, बीजेपी के नेता बयानवीर है, बयान देने में एक्सपर्ट है, पहले पेज पे फोटो कैसे छपे, कंपटीशन है उनके अंदर। मैंने उनकी यात्रा देखी, बात करते हैं
तो पायलट रस्सा लेके खींच रहे हैं कि रिपीट कैसे होने दूंगा, मैं अंदर हूं भी, मैं जवान हूं, मैं आने नहीं दूंगा कांग्रेस को। खींच के वापिस प्रयास भी किया, माने सर तक ले गए, पार नहीं पड़ी। हम भी उसमें उनका सहयोग कर रहे थे। बीजेपी के 72 के साथ आरएलपी के 3 थे और 19 उनके थे। हमने सोचा सचिन पायलट लड़ाई लड़ेंगे, लड़ नहीं पाए। गहलोत की छतरी के नीचे आके चुपचाप बैठ गए। कई दिन मुझे गुमराह किया, अपन मिलके लड़ेंगे, हनुमान जी मिलके लड़ेंगे। और कब लड़ेंगे ये तो पता नहीं, लेकिन मैं तो लड़ ही रहा हूं राजस्थान के अंदर। ये जो पार्टी बनाई भाइयों, पार्टी बनाने में बड़ा जोर आता है। मैंने बड़े बड़े नेता देखे तो मेरे साथ 13 के अंदर संघर्ष कर रहे थे। महल की महारानी चौक जी को कहना चाहता हूं, कहाँ चले गए सारे भागे, छोड़ गए सब, मुझे अकेला ही खड़ा हूं। ये बोतल का जो चिन्ह आपको दिया है, ये चिन्ह ऐसे नहीं मिला, चिन्ह एक बार मिला था, लेकिन कांग्रेस बीजेपी ने बोतल का चिन्ह छीन लिया। टायर पे 24 बीजेपी वालों को लाद के मैं दिल्ली छोड़ गया 24 जनों को, और तब मुझे चिन्ह मिला बोतल का। ये चिन्ह इस देश के अंदर चर्चा में है। देश के अंदर अब जब भी बात चलती है, पहले कोई मानता ही नहीं था कि राजस्थान में भी कोई तीसरी पार्टी है क्या। ये तो आप कब पूछोगे जब दिल्ली के आसपास के लोगों से बात करो। अभी बाड़मेर खड़े हैं, यहाँ तो पाकिस्तान नजदीक है, बॉर्डर है बाड़मेर पे। तो भाइयों, हनुमान बेनीवाल ने संघर्ष किया, उसका परिणाम ये निकला कि जितने भी उपचुनाव हुए राजस्थान के अंदर, हर जगह आरएलपी ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। पंचायत पालिका चुनाव से लेके हर संघर्ष में आरएलपी के हमारे तीनों विधायक विधानसभा के अंदर और एक सांसद इस लोकसभा में राजस्थान की, चाहे ईआरसीपी की योजना, राष्ट्रीय सिंचाई परियोजना घोषित करने की बात हो, चाहे राजस्थान को विशेष राज्य का दर्जा देने की बात हो, दलितों पर बढ़ते अत्याचार, बढ़ते अपराध और बढ़ती बेरोजगारी की बात हो, उसने हमेशा राजस्थान की पैरोकारी करी। उसने हमेशा राजस्थान का मान और सम्मान बढ़ाया। अब यह बात चली दिल्ली के अंदर कि आरएलपी को रोकना जरूरी है, इसलिए मोदी हर 3 और 4 दिन के अंदर राजस्थान आ रहे हैं। भाइयों, राजस्थान वो कांग्रेस के डर से नहीं आ रहे हैं। कांग्रेस तो जा रही है राजस्थान के अंदर। कहाँ आ रही है कांग्रेस, बताओ मुझे, कौन सी सीट पे आ रही है? जिस बाजू में खड़ा हूं, बाजू में मुकाबला कांग्रेस आरएलपी का नहीं है, बाजू में मुकाबला आरएलपी और बीजेपी का मुकाबला है। कांग्रेस 3rd नंबर पे बाजू के अंदर। इस बाड़मेर की 7 सीटें अगर आप मजबूत रहे तो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी बाड़मेर की 7 सीटें जीत सकती है, क्योंकि जो नया वोट जुड़ा 80-85 लाख राजस्थान के अंदर, इस बार वो आरएलपी को वोट देना पसंद करेगा। वो इन दोनों भ्रष्टाचारी पार्टियों को वोट देना पसंद नहीं करेगा। वो इन पार्टियों को वोट इससे नहीं देगा कि अशोक गहलोत का बयान आया कि वसुंधरा ने मेरी सरकार बचाई। ये मिलाजुली का खेल है। मिलाजुली के खेल को खत्म कौन करेगा? ये नौजवान करेगा। नौजवान हर क्रांति का नायक है। मंगल पांडे, तांत्या टोपे से लेके भगत सिंह तक जो कुर्बानियां नौजवानों ने दी, उसके कारण ही आज खुली हवा के अंदर अपन सांस ले रहे हैं। भाइयों, मुझे पूरा भरोसा है कि इस बार बहुत बड़ा बदलाव राजस्थान के अंदर होगा। पिछली बार 80 लाख वोट हम सब लोगों ने मिलकर लिए थे। एक 39 पे कांग्रेस थी, एक 36 पे बीजेपी थी, 80 लाख पे हम थे, जिनमें मैं तो 57 पे लड़ा था, तो 9 लाख के आसपास ही था। लेकिन 57 पे लड़ा हुआ आदमी, गठबंधन अगर राज्य स्तरीय पार्टियों से नहीं होता है तो वो 200 पे लड़ेगा, और जब वो 200 पे लड़ेगा तो कितना वोट मिलेगा, इसका अंदाज आप उपचुनाव का रिकॉर्ड निकाल कर देख सकते हो। वोट बढ़ा है, घटा नहीं है। जिस तरह मुस्लिम समाज का समर्थन मिल रहा है, जिस तरह मेघवाल समाज का समर्थन मिल रहा है, जिस तरह सर्व समाज का समर्थन मिल रहा है, ये तय है कि कांग्रेस और बीजेपी में से एक पार्टी को 3रे नंबर पर धकेल देंगे राजस्थान के अंदर। ये मैं विश्वास के साथ इस पाटौदी की तरह पे आपको कह के जा रहा हूं। बायतू तो निकल गई, बहुत बड़े मार्जिन से जीत रहे हो बायतू की सीट, क्योंकि आम आदमी वोट डालेगा। और जैसे ही आचार संहिता लगेगी, तब मंत्री जी को गांव में जाने से डर लगेगा, पुलिस साथ नहीं जाएगी। अभी तो पुलिस डर लग रहा है। आचार संहिता और मंत्री जी की रखवाली तो मुझे करनी पड़ रही खुद को ही। मैं सोचूंगा मंत्री जी का किसी ने घेराव कर दिया, मेरे पत्थर फेंकवाए, जैसे अगर और किसी ने भाई दाव कोई बीजेपी वाला फेंकवाते तो बदनामी किसकी होगी? मेरी। इसलिए मैं ध्यान रखता हूं कि खुद ही कहीं पत्थर फेंकवा के लोगों को भी जाके नहीं कहते अरे मैंने ठोक्यो रे ठोक्यो। तो मेरे को इस बात की और चिंता रहती है।
अरे ध्यान रखना, पत्थर मत फेंकना, वो पत्थर खुद ही फेंक के ऐसा काम कर सकता है। ध्यान भी रखना, कोई पत्थर फेंके भी नहीं, जैसे ही निकले निकाल दो धीरे 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 धीरे। कितना ध्यान रखता हूँ आप बताओ मुझे? मेरा ध्यान तो ईश्वर रखता है। उस समय कितनी बड़ी घटना हुई, अगर हमारे बच्चे आमने सामने लड़ लेते, मर जाते, कलंक किसके लगता? मेरे कलंक लगाना चाहते थे कौन? मुख्यमंत्री। आपका मंत्री उनकी टूल बना, इनके कंधे पे बंदूक रख के वो हनुमान बेनीवाल और किसान के बेटों का शिकार करना चाहते थे कि नहीं चाहते थे? लेकिन मैं उनकी इस पॉलिटिक्स को समझ गया, 2-3 शीशे फूट गए, चल दिया। लेकिन मेरे शीशे फोड़ने वालों को आप जानते हो, दंड जरूर मिलता है। वो दंड अभी बाकी है, मिल जाएगा, उसकी चिंता आप क्यों कर रहे हो? वो चिंता तो मैं खुद कर रहा हूँ। अभी तो अपने मैं इतनी चिंता कर रहा हूँ कि मंत्री जी का कोई विरोध कहीं नहीं करे, फालतू खुद भी करा सकता है, वो खुद भी करा के दे, अरे मेरे को आरएलपी वालों ने ये किया, अरे वो किया। जब आदमी लास्ट में होता है ना कि थक हार जाता है, जब उसे लगता है कि मैं हार रहा हूं, वो बावड़ा हो जाता है, बावड़े बने की बातें करने लग जाता है, पत्थर फेंकना शुरू हो जाता है सड़कों के ऊपर। ये स्थिति मुझे बायतू के अंदर नजर आ रही है। आज मैं एक एड देख रहा था, एड में क्या लिखा कि वो भूमि हस्तांतरण करने का एवज में शुल्क देने के, कितना के एवज का शुल्क होगा बताओ मुझे? कितना? 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख, कितना? इतना बड़ा एड। अरे हर कोई काम करता है भाई, 2-5 लाख की अगर बातें बताओगे तो राजस्थान में विकास तो खींवसर में इतना हुआ है, सरकार इतनी डरती मेरे से, उनको पता है कि हनुमान जी के काम नहीं करेंगे, पता नहीं किसको कहाँ जाके हरा देंगे। ये तो डर है ही मेरा राजस्थान के अंदर। तो मेरा कागज जाता है, कोई गांव से फोन आया, बोले साहब जरूरी बात है। मैंने कहा क्या बात है? सड़क बन तो गई। बोले नहीं नहीं बात पूछनी, मैं कहीं पूछनी है कि सड़कें 2-3 एक हाथ निकल गई, तो मैं ऊपर बना दो एक दूसरे के, 3-4 बना दो साथ, बढ़िया है ना भाई। उसमें पहले वाले में कम होगा, मोटाई ज्यादा हो जाएगी, तो मेरे को तंग क्यों कर रहे हो? निकल की तो अच्छी बात है, बना दे, कह देंगे इंजीनियरों को कि सड़क के ऊपर सड़क बना के और जहाँ 375 है उसको 5.5 मीटर चौड़ा कर दो। मैं चिंता की क्या बात है? आपको विकास देखना है, क्यों से चलो। मैं देख रहा था बोर्ड बढ़ता बायतू, हाँ बायतू बढ़ गया, बायतू में नशा बढ़ गया, अपराध बढ़ गया, अपराधी बेखौफ घूम रहे हैं बायतू के अंदर। आप मुझे बताएं कि बायतू के किसान के बेटे का पुलिस एनकाउंटर करती है। मैं चाहता था कि उस बच्चे को, उसके परिवार को न्याय मिले, और मंत्री जी वहां पहुंच जाते हैं, कहते हैं आरएलपी वालों के चक्कर में नहीं आना। मेरी बात हो गई राहुल गांधी से, सीएम का भी नाम लिया सीधा, और राहुल गांधी से बात हो गई, इतने करोड़ का पैकेज, इतनी नौकरी सारी मैं करा दूंगा, आप जाओ सारे के सारे। मेरी बात हो गई, ऐसी बात हुई। आपको भी पता क्या बात हुई थी? अगर आरएलपी वहां रहती, तो परिवार और दूसरे लोग सहमत नहीं हो तो बीच में जबरदस्ती एंट्री थोड़ी कर सकते भाई, परिवार को सहमत करना जरूरी होता है। उन पुलिस वालों को भी सलाखों के पीछे डलवाता मैं, जिन्होंने गलत तरीके से एनकाउंटर किया था। ओम प्रकाश, क्या नाम दो? ओम प्रकाश का एनकाउंटर किया। वो पूरी कहानी मेरे समझ में आ गई। वो सरेंडर करना चाहता था, उसने हाथ खड़ा किया और पीछे से गोली मारी। जो हाथ खड़ा किया उसके हाथ में लगी, और जो बैठा था उसके यहाँ गोली लगी। आप बताओ, ये सीधा सा फर्जी एनकाउंटर था। वो इतने फर्जी था कि फर्जी एनकाउंटर करने वालों के हाथ पांव फूल गए थे और इधर उधर से प्रयास करे थे कि हनुमान जी की सेना मां नहीं आ जाए। मेरी सेना तो तैयार खड़ी थी, बैठे थे लोग बाग, लेकिन बीच में मंत्री जी आ गए, सेटलमेंट करा दिया जैसी उनकी आदत है। अभी बीच में एक बात और चली, तुम्हें पता नहीं है, मंत्री जी बीजेपी की ओर जा रहे थे बीच में, जैसे ही हमारे वाली ज्योति गई, रुको एक मिनट, जैसे ही ज्योति गई तो ज्योति ने कहा कि मैं अकेले नहीं आऊंगी, मैं 6-7 को साथ लाऊंगी, बाड़मेर से भी लाऊंगी, क्योंकि इनको भी, ये भी ईडी के रेडार पे है। पंजाब से जो पैसा वसूल के लाए थे, पैसा कहीं रखा हुआ है, पैसा खुद के पास तो है नहीं, छापा पड़ जाए, वो कहाँ रखा हुआ है वो ईडी को पता है। उनको परेशान किया, परेशान करते मंत्री जी परेशान हो गए। कोई बड़ी बात नहीं कि चुनाव से पहले झंडा बदल जाए और विधानसभा सीट भी बदल जाए और लोकसभा के अंदर कैंडिडेट हो जाए, बाद में विधानसभा तो लड़ेंगे, हो सकता है इधर उधर हो जाए 50-60 किलोमीटर, कोई पता नहीं चलता। राजनीति के अंदर मेरा पता है कि मैं आरएलपी का झंडा लेके आपके बीच हूं। आरएलपी पार्टी तमाम जगह चुनाव लड़ेगी, और हनुमान बेनीवाल जो कथनी और करनी के अंदर जिसका अंतर, जो कथनी करनी जिसकी एक है, मैं चाहता मैं कभी का मंत्री बन जाता, 2003 में बन जाता। मुझे खाली वसुंधरा के पास जाके यस मैडम ही तो कहना था, क्या कहना था बताओ मुझे?
गहलोत को पॉलिटिकल पापा कहने वाले, बीच में नाराज, फिर राजी, ऐसे जितने भी लोग हैं राजस्थान के अंदर जो गहलोत को पॉलिटिकल पापा, एक नहीं कई लोगों ने बनाया था, उनका सबका ऑपरेशन इस बार राजस्थान के किसान के बेटे कर देंगे और ऐसा इलाज करेंगे जिसका अंदाज भी नहीं। क्यों? लोकतंत्र के अंदर सबसे बड़ी जो चोट होती है वोट की चोट होती है। पंचायत चुनाव के अंदर दूसरे समीकरण होते हैं, लेकिन बायतू में तो आपने अच्छा चुनाव लड़ा बायतू गीड़ा के अंदर। और हमें तो ये खुशी है कि राजस्थान में कोई व्यक्ति पार्टी बना के आया तो सही आपके बीच। क्या 70 साल इंतजार कर रहे थे कि रथ जो खड़ा है, ये रथ आपका रथ है, ये किसानों का रथ है, ये जवानों का रथ है। जब ये रथ चलेगा इसमें कोई बड़े नेता देश के नहीं बैठेंगे, बीच के बच्चे भी बैठेंगे, कोई भी बैठ सकता है रथ पे, फोटो खींचा के टाटा बाय बाय कर सकता। ये आपके लिए लाया हूं। कोई ये नहीं कहे कि बाढ़ राजस्थान में कांग्रेस बीजेपी दो ही चल रही है। राजस्थान में किसानों का आशीर्वाद से बनी, जवानों के संघर्ष से बनी, और तब के 25 साल संघर्ष करके जिसने आपके लिए लड़ाई लड़ी, सत्ता छोड़ी, जो भगत सिंह की भूमिका के अंदर लड़ा देश के अंदर, वो व्यक्ति आपको हर वो चीज देना चाहता है तो कांग्रेस बीजेपी से ज्यादा हम लोग कर सकते हैं। लोग ये भी कहेंगे कि हनुमान जी हेलीकॉप्टर कहाँ से ला रहे हैं? हेलीकॉप्टर किराए ला रहा हूँ, और कहाँ से? कोई उठा के थोड़ी ला रहा हूँ किसी का, तो किराए ला रहा हूँ। किराया कौन दे रहा है? ये लोग दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं? अभी ये इतने सारी हजारों की तादाद में आप आए हो, मैंने कोई गाड़ियां थोड़ी लगाई थी, अपने आप आए कि नहीं खुद की गाड़ियों से? तो ऐसे ही चल रहा हूं मैं तो लगातार। 20 साल हो गई। अगर मैं आपके मंत्री जी की तरह व्यापार करता, भारतमाला पूरी पूरी मंत्री जी ने अपने क्रशर से बना दी और अभी टूट गई। मंत्री जी चिंता मत करो, अब की मैं सरकार के अंदर आऊंगा, सारी जांचें कराऊंगा और आपको वो परेड भी कराऊंगा, पैदल परेड। आप चिंता क्यों कर रहे हो? अब मजे आपने जितने लेने थे वो मजे आपने ले लिए। अब की बार आपका पाला हनुमान बेनीवाल से पड़ा है। और अगर मेरी बात नहीं मानो तो बीजेपी के उन बड़े नेताओं से पूछ लो जिनकी तूती बोलती थी, मैं उनके पीछे पड़ा और जेल की सलाखों के अंदर डलवाया। बाद में जमानत पर छूट गए, मैं नहीं कह सकता, वो तो कोर्ट है, जमानत ले ले किसी की भी। लेकिन जिसका पीछा किया दिन में तारे दिखाए। मुझे अच्छी तरह याद है पथराव के बाद समय किन किन के पथराव हुआ था, कौन क्या था। बाद में समीकरण चेंज हो गए सारे, अकेला ही लड़ रहा था। भाइयों सरकारों से लड़ना बड़ा टेढ़ा काम है। कहने को तो लोग ये कहते हैं कि हनुमान बेनीवाल कांग्रेस पार्टी से मिला हुआ है, कोई कहते बीजेपी से मिला हुआ है। अगर मैं कांग्रेस से मिला हुआ होता तो आपके मंत्री जी तो वैभव गहलोत का प्रचार कर रहे थे गली गली। उस समय हनुमान बेनीवाल बीजेपी के वोट की अपील कर रहा था और गहलोत के बेटे को जोधपुर के अंदर जाके हराया। मिला होता तो कैसे हराता बताओ मुझे? ठीक है ना? हाँ, गुड़ा मलानी के अंदर आप कह सकते हो कि मैं थोड़ा सा मिला हुआ था किसी से। मिला हुआ कैसे था? बुजुर्ग आदमी थे, दया आ गई मुझे, अरे यार छोड़ो मत करो, रैली रैली करता तो बाबा जी यहीं रह जाते आपके। रखा नहीं। मैं दयालु व्यक्ति हूँ। पिछली बार बहुत लोगों, किसी ने मुझे चाचा का, किसी ने मामा का, किसी ने भैया जी का, भाई साहब का कर दी मदद। इस बार नहीं। पिछली बार आपके मंत्री जी की मदद हो गई थी। उमेद राम जी तो बाद में कैंडिडेट आए थे, मेरा ही फार्म तैयार था बाइतों के अंदर और मैं भर के चला जाता तो क्या होता आप बताओ? पिछली बार हो जाता ना मंत्री जी। तो मंत्री जी का ये मंत्री पद है, ये मेरा ही दिया हुआ मंत्री पद है, खुद का नहीं है। नेता तो वो होता है जो विरोधी से बात नहीं करता, विरोधी के घर जाके अपना काम निकलवा लो और बाद में ये कह दो मैं उसको कुछ नहीं मानता। कहने से होता नहीं, बाद में चुनाव वापस आने वाला। अब की बार बता देगी बाइतों की जनता कि हनुमान बेनीवाल अपनी बात पे। कैलाश जी की मदद भी क्यों करी? मेरे दोस्त हैं, उमेश जी के सामने 3rd नंबर रह गए थे, मुझे खुद को बहुत पीड़ा है। 3rd अपने कहते ना भाई अरे छोरो 3rd आएगो, 2nd तक तो फिर ठीक है। गठबंधन किया, बाड़मेर की सीट मुझे दी। मैंने कहा मैं क्या करूंगा, टायर पे पता नहीं बाड़मेर वाले वोट देंगे कि नहीं देंगे। पहले तो बोतल पे लिए थे अपने सारे बाड़मेर के वोट, चिन्ह समझ में आएगा कि नहीं आएगा। नागौर में तो फिर भी समझा दूंगा घूम घाम के। थोड़ा सा राजनीतिक समीकरण बाड़मेर में अलग है थोड़ा सा, क्योंकि यहाँ निर्दलीय भी बराबर टक्कर में रहे कई बार बाड़मेर में। तो भाइयों मैंने कहा कि चिन्ह आप अपना, बीजेपी चिन्ह अपना रखे, कैंडिडेट मेरी पसंद का रखे। कैंडिडेट आपके मंत्री जी को बना दिया दिल्ली वालों को, और वो दिल्ली गए जीत के मंत्री बन गए। मेरा उनसे कोई वेरभाव नहीं है, मेरी दोस्ती उनसे, लेकिन राजनीति में दोस्ती नहीं होती। अब आमने सामने संघर्ष होगा। आरएलपी इस प्रदेश की तमाम सीटों पर चुनाव लड़ेगी और जिनको मैंने परखा है
अगर मेरी परख गलत रही तो आप जान सकते हो, कभी गलत परख मैं करता भी नहीं। मुझे पीड़ा होती है, चिंता होती है कि आपके जो कृषि मंत्री बाड़मेर से आते हैं, जब किसान आंदोलन चला था एक दिन भी इनको नहीं बुलाया माइक पे। एक दिन मोदी ने कभी बुला के नहीं कहा कि आपका मंत्री कौन है। काश उस पंचायती के अंदर हमारे बाड़मेर के किसान नेता को भी बिठाते, उनसे किसानों से बात करते। इनको तो छिपा के रखते थे पीछे। मीटिंग कौन करता था? पीयूष गोयल। पीयूष गोयल क्या किसान है क्या? वो तो व्यापारी आदमी है। तोमर साहब, फलाना साहब। तो फिर हम लोग ऐसे ही हैं क्या? 52 से लेके आज तक पहला मोदी का मंत्रिमंडल है जिसमें हमारे समाज का एक भी कैबिनेट का मंत्री नहीं है भाइयों। इससे बड़ी विडंबना नहीं हो सकती, इससे बड़ा धोखा नहीं हो सकता। ये मैं मेरी पीड़ा बता रहा हूं, मैं किसी का विरोध नहीं कर रहा हूं। लेकिन 52 से लेके आज तक 70-75 साल के अंदर जिस समाज ने बड़ी कुर्बानियां इस देश के अंदर दी, जिनकी तूती बोलती थी, आज उनको कहां ले जाके छोड़ दिए। फिर बीजेपी के चक्कर में नहीं आना है। हाँ, अगर मोदी की सभा हो और किसी का मन हो कि चाय नाश्ता करके आना तो करके आ जाना, मैं मना नहीं करूंगा चाय नाश्ते के लिए। लेकिन मोदी का भी इलाज करना है और गहलोत का भी परमानेंट इलाज करना है। एक ही ध्यान में रखना है कि हमें आरएलपी को सत्ता के शिखर पे पहुंचाना है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, जो जोश भरतपुर के अंदर है, भरतपुर के लोग, राजा महाराजा भरतपुर वाले, तो हमारे तो राजा हुए भरतपुर धौलपुर, कुछ राजा हुए थे, गीत ही उनके गाते हैं। अभी जब छात्र संघ चुनाव बंद हुए, कोई नहीं बोला छात्र संघों के लिए कि चुनाव कराओ। एक व्यक्ति लड़ाई लड़ रहा था, हनुमान बेनीवाल, वो विश्वविद्यालय का अध्यक्ष रहा हुआ है। जब बच्चों ने कहा भाई साहब लड़ाई लड़ो, सब लड़ाई खत्म हो गई। बीजेपी वालों ने मना कर दिया, कांग्रेस वाले जिनका संगठन है मना कर रहे हैं, आप चुनाव कराओ। मैंने रैलियां करी 8 राजस्थान में, फिर जयपुर में रैली करी। बारिश में 2.5 घंटे बच्चों के बीच भीगता रहा, बारिश आ गई थी जबरदस्त। उस समय बारिश का मौसम नहीं था, तो हमने टेंट इस हिसाब का लगाया कि भाई वही जो नॉर्मल अपना टेंट, अभी बारिश आई तो भीग सकता है। जब लोग भीग रहे थे तो मैंने कहा ये भीग रहे तो फिर मुझे भीगना ही है साथ में। तो मैं आपके साथ भी भीगते हुए मुझे देखा था बच्चों के लिए। और मैं विश्वास दिलाता हूँ कि कोशिश करूंगा कि आचार संहिता से पहले पहले छात्र संघ चुनाव की घोषणा हो। मेरी तरफ से मैं प्रयास कर रहा हूँ, लेकिन जैसे ही मैं प्रयास करता हूँ रस्सा लेके कई लोग खींचते हैं, चुनाव नहीं होने चाहिए, नहीं तो हनुमान जी की बात रह जाएगी। अब खुद तो कुछ करते नहीं और मुझे कुछ करने नहीं देते। ये स्थिति आपने देखी होगी। भरतपुर का किस्सा बता रहा हूँ। भरतपुर में मैं 8 घंटे लेट था और 5000 लोग इंतजार कर रहे थे। 8 घंटे। भरतपुर के लोग कभी इंतजार नहीं करते। और वो मारवाड़ के किसी नेता का शायद उन्होंने मीटिंग भी भरतपुर के अंदर नहीं कराई होगी। शेखावाटी, बीकानेर डिवीजन और बल्लभ नगर, कोटपुतली तक राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने अपनी मजबूती 2018 के अंदर दिखाई है। पाकिस्तान बॉर्डर से लेके दिल्ली, हरियाणा, पंजाब का बॉर्डर और मध्य प्रदेश और आपका गुजरात के बॉर्डर तक आरएलपी जवानों किसानों की पहली पसंद है। आदिवासी से लेके शेड्यूल कास्ट से लेके सर्व समाज इस पार्टी को सत्ता के अंदर देखना चाहता है। लेकिन मुस्लिम और मेघवाल अगर मजबूती से जुड़ गए तो सीटें आएगी 125-30। सीट कहाँ से आती है? वोटों से आती है। ये बने ना हम लोग। उमेदवार राम जी ने बीजेपी को 3rd नंबर डाला कि पुखराज जी घर हमारे भोपालगढ़ से हैं। कहाँ गए पुखराज जी? खड़े हो तो पुखराज जी का भाषण रह गया था, थोड़ा जल्दी में था ना, तो अभी और वापस दिला दूंगा, दोबारा लाऊंगा इनको, ठीक है। पुखराज जी भोपालगढ़ से विधायक बने, इंदिरा जी मेड़ता से बनी, उमेश जी बढ़ते बढ़ते रहे, फिर मैं बना। खींवसर के अंदर पूरी सरकार मेरे खिलाफ थी, छोटा भाई चुनाव जीत गया। लोग ये भी कहते हैं कि तो परिवारवाद की बात करते हैं, नहीं करता। अगर मैं मेरे परिवार से चुनाव नहीं लड़ाता तो खींवसर की सीट कांग्रेस के खाते में चली जाती। और गहलोत ये कहता हनुमान को मैंने उसके घर में घेर लिया, कहता कि नहीं कहता? तो मैं घर में फिर घेर लिया तो पार्टी खत्म हो गई। पार्टी को जिंदा रखने के लिए ये परिवारवाद के आरोप भी मैंने सहन किए, क्योंकि मेरे परिवार के बिना उस सीट नहीं निकलती और पूरी सरकार मेरे सामने लड़ रही थी। आपके मंत्री जी तो ढाणी ढाणी घर घर जाके गोद के हिसाब से वोट मांगने लगे थे। मैं थारो भाई हूँ, मैं थारा भाणजो हूँ, आणजा भाणजा, क्या क्या क्या। सुनो, 1 महीना वहां रहे, ये उनके मन में टीस है, लेकिन मेरा हिसाब अभी बाकी है। उनकी उधार 2-3 मेरे ऊपर है, उधार चुका दूंगा मैं, उनकी उधार चुकाऊंगा और मैं उधार रखूंगा, वो नहीं चुका पाएंगे। ये भी मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। आप सबको धन्यवाद। पाटौती में अगर इस बार आपने लीड दिला दी आरएलपी को, दिला दोगे? सही बताओ, ऐसे यहाँ कर रहे हो?
और सब लोग ही कहते हैं कि उठाओ हाथ के नशा छोड़ रहे हैं। हाँ। ऐसे लोग कहते हैं, महाराज कहते हैं नशा नहीं करना, हाथ खड़े करो। हाँ। और थोड़ी देर बाद नशा कर लेते हैं जाके। सही हाथ खड़ा करो, गलत मत करो। क्या पाटोदी से राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को आगे निकाल दोगे क्या? हाँ, फिर अब निकल जाएगी। सही है, बिल्कुल पूरे जोश के साथ हाथ खड़ा। पाटोदी निकाल दोगे तो मेरे हिसाब से तो कांग्रेस बीजेपी वाले 9:30-10 बजे पानी पेशाब का बहाना लेकर निकल जाएंगे बाढ़ में। वो पाटोदी क्षेत्र से आरएलपी पहले सेकंड राउंड में आगे होनी चाहिए। ये आप करोगे, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि बीच में अभी जब यात्रा समाप्त हो जाएगी मेरी, तो दोबारा पाटोदी इलाके के अंदर मैं भी हेलीकॉप्टर से सभाएं करूंगा। आपका भी मैंने उतारेगा पाटोदी में हेलीकॉप्टर।